वेलकम टू आयांश क्लासेस। चलो आज हम लेट हो गए थे काफ़ी, है ना। कोशिश बहुत करी आज, लेकिन आज कुछ प्रोग्राम था ज़रूरी, वो भी छोड़ के आया हूँ बीच में, है ना। मैंने कहा चलो क्लास ले लेते हैं। आज वैसे भी कुछ नए लोग जुड़े हैं हमसे। अगर वो लोग क्लास में लाइव हैं तो मैसेज कर दें एक बार। जो पहली बार आज कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरे को लग रहा है, याद आ रहा है, जहाँ तक 2-3 बंदों ने ज्वाइन किया है, तो वो मैसेज कर दें। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं कि जितनी भी वीडियोस है हमारी पुरानी, वो सब आपको डेट वाइज अवेलेबल हैं, तो आप उन सबको करें, ठीक है, जैसे भी टाइम मिले। और जो हम डेली करेंगे वो तो आपको करना ही है साथ के साथ, ठीक। 1 मिनट वेट करते हैं सबके आने का और फिर शुरू करते हैं। जय हिंद साहब, जय हिंद। क्लास अटेंड के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच साहब। राम राम, राम राम सर। चलो शुरू करते हैं। वैसे तो टॉपिक मेरे को आज दूसरा कराना था, लेकिन उसकी ना पीडीएफ शायद डिलीट हो गई हमारे कंटेंट में से, दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी, इसीलिए टॉपिक चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। टॉपिक आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी लंबा टॉपिक है। आज इसकी थ्योरी करते हैं, न्यूमेरिकल कल करेंगे, आज में ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी करेंगे पूरी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है। शुरुआत करते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है कहाँ से? चार्ज से। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, ये याद रखना है। कहीं भी अगर आपको क्यू लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, चार्ज है। चार्ज होता क्या है? नेचुरली अकरिंग है। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, ये सब लिखा हुआ तो बाद की बातें, पहले मेरी बातें सुन लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज मतलब होता है नेचुरली अकरिंग है। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री तो आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे इतना तो सबको पता होगा, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो यहीं से चार्ज की शुरुआत हुई है। तो चार्ज क्या नेचुरली अकरिंग है, हमने नहीं बनाया, पहले से प्रेजेंट है। और दो तरह का होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है। ये चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब ये चार्ज रुका हुआ है, एक जगह रुका हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ। और अगर ये चार्ज चलने लगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये बात याद रखनी है। स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, और जब वही चार्ज चलने लगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। या आप इसे ऐसा समझ सकते हो, बहता हुआ पानी। जैसे तालाब और नदी है ना, तो जो तालाब का पानी है वो तो चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, क्योंकि वो रुका हुआ है। लेकिन वही तालाब का पानी अगर बहने लगे नदी में तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बन गया, ठीक है। अब दो चीज़ें। अब कोई भी चार्ज क्यों बहेगा? कोई ना कोई रीज़न होगा। जैसे पानी भी नदी में बहता है तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, इसीलिए बहता है। कोई भी नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। झरने में से पानी क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहा है। या फिर ये मानो ये पेन है, इसके अंदर ये पाइप है, इसमें पानी हो, तो अगर मैं इसे सीधा रखूँ तो पानी नहीं बहेगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? पानी नीचे की तरफ बहने लगेगा। या पेन भी होता है, आप पेन से ऐसे लिखोगे ना तो लिखा नहीं जाएगा उल्टा, क्योंकि उसकी इंक नीचे बह रही होती है। ऐसे लिखोगे तब लिखा जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो कहने का मतलब है हर काम का कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर चार्ज बहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। लेकिन चार्ज बहेगा क्यों? उसको क्या ज़रूरत पड़ी है बहने की? तो चार्ज बहता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। ध्यान रखिए, 2-3 बातें मैं इकट्ठी आपको बता रहा हूँ। वोल्टेज क्या होता है? जैसे मानो ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पे मैं इस तरफ पूरे में प्लस कर दूं और इस तरफ पूरा माइनस माइनस चार्ज कर दूं, तो ये क्या हुआ? उस तरफ पूरा प्लस है, इस तरफ पूरा माइनस है, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस की तरफ भागेगा ना, ऑपोजिट की तरफ भागता है, अभी हम करेंगे। तो क्योंकि एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, एक तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो इससे क्या है? गैप बन गया चार्ज का दोनों तरफ। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं। तो जो बैटरी होती है हमारी, उस बैटरी के अंदर हम यही करते हैं, एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक जगह बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और ये इसी वजह से चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको डेफिनेशन में देसी भाषा में समझा दी। क्या क्या चीज़ें, ध्यान से फिर से मैं बता देता हूँ।
अभी आगे अब लिखा हुआ समझाऊंगा मैं आपको। पहला चार्ज क्या होता है, नेचुरली अकरिंग है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब ये चार्ज बहने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। और तीसरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है वो चीज़ जिसकी वजह से चार्ज बहेगा एक तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे पानी बहता है ना ऊपर नीचे हाइट की वजह से, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, मैं ना पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, 5 मिनट में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कहानी करते रहेंगे। ठीक है, जो लोग नए ज्वाइन है वो एक बार मैसेज ज़रूर कर दें कि हाँ भाई उनकी पहली, जिसकी पहली क्लास है वो मैसेज कर दें लाइव। 3 बातें होगी। चौथी चीज़ आएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रुकना। जैसे आप लोगों ने एक फ्रिक्शन सुना होगा, फ्रिक्शन इसे हिंदी में घर्षण बोलते हैं, कुछ कुछ बातें मुझे पता है हिंदी में नाम। तो फ्रिक्शन को वैसे मेरे को जहाँ तक लग रहा है हिंदी मीडियम वाला अगर कोई है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए लोग ज्वाइन करते हैं हमें, है ना। आप लोग तो सिलेबस की वजह से कर रहे हैं कि नया सिलेबस है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन लोग मेरे को सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए ज्वाइन करते हैं, है ना। मतलब हवाबाजी नहीं है, एक्चुअल में है कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आती इंग्लिश पढ़ने में। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो जब मैं हाथ को रगड़ता हूँ हाथ गर्म हो जाते हैं, इसे फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज़ गर्म होती है, भी ध्यान रखेंगे। जैसे आप टायर, गाड़ी चल रही है, टायर घिसता है, तो टायर घिसना फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब ऊबड़ खाबड़ चीज़ है जिससे दो रब हो और वो रुके, है ना। फ्रिक्शन घर्षण बोलते हैं। तो जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में फ्रिक्शन होता है ना चलने से, जैसे चप्पलें हमारी घिस जाती है फ्रिक्शन की वजह से, तो वैसे ही बिजली के अंदर जो ये फ्रिक्शन की चीज़ है यानी रोकने वाली चीज़, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। फ्रिक्शन जैसा ही होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्रिक्शन से भी गर्मी होती है, आपको याद रहेगा हाथ ग्रब करने से गर्म हो जाते हैं, ऐसे ही रेजिस्टेंस की वजह से भी गर्मी होती है। इसीलिए आप जब भी देखेंगे कि जिस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो गर्म हो जाती है, क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन से भी होती है, रेजिस्टेंस से भी होती है। अब रेजिस्टेंस होता क्या एग्जैक्टली समझ लो, कोई भी चीज़ जिसके अंदर से बिजली जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी वायर हो, वो अपने अंदर से बिजली जाने से रोकती है, और इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बात। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस होगी, इस पर रेजिस्टिविटी हो तो इसी का हिस्सा है। इसके बाद आएगा पावर, सर्किट। मेन मोटा मोटा चैप्टर के अंदर ये 4 बातें, आपको ये 4 बातें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि होती क्या है। अब हम इन चारों को डिटेल में करेंगे तो आधे से ज़्यादा चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। क्लियर है ये बात, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं अपनी लिखी हुई कहानी समझाता हूँ। सर बेसिकली मुद्दा क्या होता है ना, लिखी हुई चीज़ तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये समझने वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिखी हुई चीज़ भी आपको ऐसी होनी चाहिए जो आपको सबसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे, और वही काम हम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि स्पीड कम कर लो, तो होता क्या है ना सर, इस एंड से ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं आप लोगों के लिए क्या कर दूँ, इसीलिए ऐसा लगता है 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए कैंडिडेट का। जितनी जल्दी कराऊंगा उतनी जल्दी रिवीजन भी तो कराऊंगा फिर। ठीक है, चलो तो चार्ज क्या है मैंने ये सब बता दिया स्टार्ट। अब ना समझना आसान हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहली बात, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, ये याद रखना है। इट इज़ बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, शुरुआत होती है यहाँ से। और इट इज़ नेचुरली अकरिंग, ये नेचर ने दिया है, हमें, हमने बनाया नहीं है, नेचुरली अकरिंग है। कैपेसिटर अभी करेंगे सर आगे, कैपेसिटर अभी इस टॉपिक में नहीं है, बिल्कुल अलग टॉपिक आगे कर पाएंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, कैपिटल सी। ऐसा यूनिट मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एक ऐसी यूनिट जिससे सारी दुनिया नापती है, ताकि गड़बड़ ना हो कि कोई वो, जैसे एरिया मैंने आपको कल भी बताया था, कोई बोल रहा है मेरा मेरा इतनी गज ज़मीन है, कोई बोलता है मेरे इतने किले हैं, है ना, कोई बिहार में बोलते हैं इतने कट्ठे हैं। तो सबको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, तो एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है ताकि सब लोग सेम नापें। चार्ज 2 तरह का होता है सर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये मैं आपको बता चुका, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। फिर चार्ज की प्रॉपर्टी है कुछ, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट के जैसी। हमने मैग्नेट किया था ना, नहीं मैग्नेट नहीं किया, अभी तो शुरू ही किया। मैग्नेट मैंने वो पिछली कोर्स में कराया था। ठीक है, कोई नहीं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल, रिपेल मतलब दूर भागना,
यानी एक जैसा चार्ज क्या करेगा, दूर भागेगा। प्लस प्लस को लाओगे तो ये भी उधर भाग रहा है, ये भी उधर भाग रहा है। माइनस माइनस लाओगे तो वो उधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब अलग अलग, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लिख रखोगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है चार्ज की, नेचुरल प्रॉपर्टी है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। देखो सर होता क्या है ना, हम इंसान को लगता है कि इंसान ने सब कुछ कर दिया, लेकिन इंसान सिर्फ चीज़ों को बदलता है, बनाता नहीं है, बस ध्यान रखना। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमने थोड़ी बनाया, नेगेटिव चार्ज हमने नहीं बनाया, हम बस उसको पढ़ रहे हैं। हम उसका इस्तेमाल करके नई चीज़ें ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ पैदा नहीं कर सकते हम, ये बात ध्यान रखें। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मास। अब मैं आपसे बोलूँ ये बोर्ड है, इसको गायब करके दिखाओ, आप इसे गायब नहीं कर सकते। आप इसके 1000 टुकड़े कर दोगे, लेकिन सबका वजन मिला के वही रहेगा। अगर आप इसे जला भी दोगे तो इसकी एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो राख बन जाएगी, धूल बन जाएगी, एनर्जी ही रहेगी, ठीक है। हाँ, मैग्नेट की तरह ही होता है ये चुप चार्ज भी, मैग्नेट की तरह चिपकता है और दूर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो हम ना चीज़ें जो हमने नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, हम बस उसको पढ़ते हैं और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इतना ही कर सकता है इंसान, बना कुछ नहीं सकता, बदल देता है बस रूप को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर इलेक्ट्रो मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, और फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब अगर एक चार्ज रुका हुआ है, उसकी वजह से जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इससे पहले आपने करा ना कि दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, क्योंकि वो चार्ज भाग नहीं रहा कहीं पे, वो रुका हुआ है एक जगह। तो इट इज़ द फोर्स ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है तो उसकी वजह से जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ तक चार्ज की बात खत्म हुई। मैंने आपको पहले ही बता दिया चार्ज क्या होता है, नेचुरली एक्टिंग है। देखो आप चीज़ को जितना लोड लोगे ना सर, उतनी मुश्किल लगेगी, और लोड इसलिए होता है क्योंकि समझने का फ़र्क हो जाता है। आपने जहाँ भी पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ा, जिसने भी, जो सामने वाला बंदा आपको किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है बहुत मैटर करता है ना। अगर जैसे आज मेरी एक सर से बात हो रही थी यहाँ पे 505 में, दिल्ली वाले, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका खास ध्यान रखना पड़ता है हमें। उनसे मिल नहीं पा रहा मैं, मिलने ज़रूर जाऊँगा उनसे, तो पास में ही है मेरे। तो उनसे बात हो रही थी तो बोलते सर मेरे को पता ही नहीं लग रहा है यार सुबह कब गुजारी है पढ़ते पढ़ते। तो मैंने बोला सर ऐसा तभी होता है जब आपको एक्चुअल में समझ आ रही होती है चीज़ें, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो आप 5 मिनट भी नहीं टिकोगे, भाग जाओगे उठ के। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब मैंने आपको चार्ज की बात बताई, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको पहले ही बता चुका। जब तक चार्ज रुका हुआ है वो चार्ज है, जब चार्ज चलने लगेगा वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। लेकिन चार्ज चलेगा क्यों, ये भी मैं पहले ही बता चुका, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह। जैसे घोड़े वो जो जानवरों को भगाते हैं ना डंडा, वो चाबुक मार के तभी भागेगा, तो चार्ज को भी चाबुक मारेंगे तभी भागेगा वो, और वो चाबुक क्या होता है, वोल्टेज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लोइंग चार्जेस मेक इलेक्ट्रिसिटी, यानी बहता हुआ चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है आई, ये बात याद रखना। जैसे ही आई है यहाँ इस वाले चैप्टर में ना, इलेक्ट्रिसिटी और एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये बात याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ये गलत है, ये भी ध्यान रखेंगे, मैं भी बता रहा हूँ। हुआ क्या, पहले साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो यही माना गया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यार हमने तो गलती कर दी, डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है। लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बन चुकी थी, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, तो सब चीज़ों में चेंज करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए बाद में ये फाइनल डिसीजन लिया गया कि इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन ये है गलत, ये बात बता रहा हूँ मैं। तो जो सर्किट हम बनाते हैं, अभी सर्किट क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो इसीलिए जो इसमें बैटरी बनाते हैं ना, ये बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। तो जब भी आप डायरेक्शन बनाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही बनाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसका एरो जो है ना पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव में वापस आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये होती है, लेकिन ये गलत है, भी बता दूँ मैं। अगर स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, मतलब वो फिर अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें स्पेशली पूछेगा भी आपको कि भाई क्या है। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने लिखा हुआ भी है कि एक्चुअल में जो डायरेक्शन है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की, वो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन हम फिर भी उसे प्लस टू माइनस ही बना देंगे, आपको हर जगह बनी हुई डायग्राम में हर जगह ये मिलेगा, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। वाई डज चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो क्यों करेगा, ये मैं पहले ही बता चुका। चार्ज
जैसे जानवर को भगाने के लिए चाबुक मारना पड़ता है, ऐसे चार्ज को भगाने के लिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। तो चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का ही अगला नाम क्या होता है? वोल्टेज। आप लोगों ने सुना होगा भाई वोल्टेज कम आ रही है तो करंट कम हो गया, है ना? वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट भी कम हो जाएगा। ठीक, अभी आगे बढ़ेंगे, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। समझ आ रहा है? एक बार मैसेज कर देना यार। मतलब मेरा ऐसा मानना है सर, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी या बाकियों को भी, कि अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो ना और आपने ऐसे बंदे को बता दी जिसको उसके बारे में कख नहीं पता और उसको समझ आ गया, तब समझना कि हाँ भाई आपको आता है समझाना, नहीं तो सब जीरो है ना। एक ऐसे बंदे को समझा दो जिसे कुछ नहीं पता और वो समझ जाए ना, तो समझ जाना आपको आ गया कोई भी चीज़। चैट, चलो सर, थैंक यू सो मच। जो लोग मैसेज कर रहे हैं उसके लिए भी, और उनको समझ आ रहा है, लगे रहो। चलो सर, अब आ गया इलेक्ट्रिक करंट। ये ना फिर से वही रिपीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, ठीक है? ये हालांकि हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ना इस तरह से करना है जो चैप्टर में हमें चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी तो मैंने आपको देसी भाषा में समझाया है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कि जब चार्ज बहे, लेकिन जब उसको नापने की बात आएगी तो उसे नापने के लिए हम कैसे नापते हैं? इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी रेट आ जाए मतलब टाइम समझो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि करंट कितनी, चार्ज कितनी जल्दी बह रहा है, उसको बोलते हैं करंट। तो फॉर्मूला होता है हमारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I हमारा करंट है, Q हमारा चार्ज है और T हमारा टाइम है। ये तीनों यूनिट आपको पता है, और इन सब की ऐसा यूनिट, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, चार्ज की कूलम्ब होती है और टाइम की सेकेंड होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मैं आपको लिख सकता हूँ कि आई की मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड के, है ना? और इसी को अगर मैं बदल के लिखूं तो ये 1 कूलम्ब बराबर हो सकता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के। तो मानो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1 कूलम्ब क्या होता है और 3-4 ऑप्शन दे दे, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको कैसे आएगा? जब आपको ये चीज़ पता होगी तभी तो आएगा। सब चीज़ रटी नहीं जा सकती, समझने से समझी सारी चीज़ जा सकती है, रटी नहीं जा सकती सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारी ऐसा यूनिट है। और कैसे नापते हैं इसको कि चार्ज कितनी जल्दी बह रहा है। या आप ये समझ लो कि जैसे पानी आता है ना, पाइप में से पानी आ रहा है तो वो कितनी जल्दी बह रहा है ना? वैसे ही चार्ज कितनी जल्दी बह रहा है, कितने टाइम में कितना चार्ज आ रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को डिपेंड करता है। अभी बोलता है 1 एम्पियर ऑफ करंट, बताओ क्या होता है? डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है? ये फॉर्मूला मेरा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तो I, ये वैल्यू 1 कब होगी? जब ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यानी जब 1 कूलम करंट, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में निकल जाए तब हम उसे बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट है। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में बह जाए तब इट मेक्स 1 एम्पियर करंट। तब हम बोलते हैं कि करंट कितना है? 1 एम्पियर करंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी डेफिनेशन वाली बातें हैं। जब भी किसी भी, ये ना कई जगह आएगा अभी, जब भी किसी भी चीज़ की ऐसा ही नहीं पूछे ना 1, तो फॉर्मूले में सबको 1 कर दो तो वो अपने आप 1 की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब जो चार्ज करंट है हमारा, हालांकि इसके लिए भी मैंने आपको अलग से टेबल मिलेगी, आपको मैंने बना रखी है, आपके कंटेंट में मिल जाएगी। फिर भी ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, मैंने इससे काफ़ी बड़ी टेबल बना रखी है एक। तो एक है मिली एम्पियर। तो मिली ये सिर्फ करंट के लिए नहीं है, हर जगह होता है। किसी भी चीज़ का मिली एम्पियर क्या होता है? 10 की पावर -3। ये माइक्रो होता है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। नैनो होता है 10 की पावर -9 और आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर -10। ठीक है, तो याद रखना है, ये मिली एम्पियर हो, मिलीग्राम हो, मिलीमीटर हो, किसी भी तरह की यूनिट में यूज़ होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके टेबल में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो खास तौर पे ध्यान रखना। बाकी इसका कंप्लीट टेबल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ तक हमने 2 बातें करी। एक तो हमने करा चार्ज, चार्ज क्या होता है? नेचुरली अकरिंग है, मैं पहले ही बता चुका। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जब ये बहने लगे, चार्ज जब बहने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तीसरी चीज़ अब आएगी वोल्टेज।
वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं पहले ही बता चुका है, वो चाबुक है जिसके मारने से जानवर भागता है, या फिर वोल्टेज वो चीज़ है जिसकी वजह से चार्ज भागेगा। वोल्टेज होता क्या है मैंने आपको बता दिया, इस तरफ बिल्कुल प्लस कर दो, एक तरफ बिल्कुल माइनस कर दो, तो अपने आप भागेगा चार्ज, क्योंकि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट की तरफ पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे भागेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे भागेगा, अपने आप भागना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इंस्ट्रक्टर, जैसे आर्मी का बैच है एक, है ना, उसमें मानो 100 जवान है, अब वो पार्क में छोड़ दिया उन्हें, तो वो घूम रहे हैं इधर उधर रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं, है ना, तो समझ लो ये चार्ज है, 100 के 100 बंदे क्या है, चार्ज है, घूम रहे हैं, बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई धूप सेक रहा है, कोई लेट रहा है, पता लगा विसल बजी परेड की, है ना, या इंस्ट्रक्टर आ गया, अब विसल बजते सारे भागने लगेंगे और लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो ये समझ लो वो जो विसल है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसने सबको लाइन में लगा दिया। तो ऐसे ही चार्ज क्या होता है, जब तक पोटेंशियल नहीं होगा ना, वो इधर उधर रैंडमली घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया सारा चार्ज भागना शुरू कर देगा एक तरफ, तो वो बन जाता है करंट। ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया कि शायद समझ आ जाए आपको आसानी से अदरवाइज मत लेना भाई कोई भी मैसेज आ रहा है, चलो बढ़िया है, ऐसी बातें क्लास में ही आती है। मैंने आज शायद पहली बार एग्जांपल दिया है, मैं आर्मी वालों को पता नहीं कब से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मतलब 14-15 साल से मेरे कोर्स आर्मी वालों के ही हैं, लेकिन यह है कि आज ये वाला एग्जांपल पहली बार ही दिया है, समझ, अब आप शायद भूलोगे नहीं पोटेंशियल डिफरेंस को। चलो, तो अब करते हैं पोटेंशियल। देखो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन ये ना लिखा नहीं जा सकता, तो डेफिनेशन के लिए आपको याद करना है, पोटेंशियल इट कॉजेज चार्ज टू मूव, ये आपके चार्ज को मूव कराता है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस किससे होता है, बैटरी की वजह से क्रिएट किया जाता है। लेकिन डेफिनेशन कुछ और है, ये बात याद रखेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, डेफिनेशन से कुछ भी पढ़ लेनी पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा ही है, इसको आप रट लें। तो ये क्या है, ये समझ लो कार्य है, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना काम हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन में ऐसे लिखना है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट कैपिटल वी। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट तो हर चीज़ की बहुत पहले से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था फिजिक्स में कि एसआई यूनिट बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। और वी का फॉर्मूला हमारा है वी इज़ डब्ल्यू बाय क्यू। एक फॉर्मूला हमारा क्या है, वी इज़ डब्ल्यू बाय क्यू। फॉर्मूले सारे याद रखना है, अभी न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे हमारे। अब क्या भाग रहा है तू, वी इज़ डब्ल्यू बाई क्यू, जहाँ पे वी का मतलब क्या है, वोल्टेज, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क, और क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल, याद रखेंगे, और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। एक्चुअल में मेरे को आज ना वर्क डन वाला ही चैप्टर कराना था, लेकिन वो पीडीएफ गायब हो गई, डिलीट हो गई थी एक दिन मेरे से, तो वो दोबारा डालनी थी, और आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे डालूं, क्योंकि मैं भागा आया हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। तो जो है मैंने वही चैप्टर शुरू करा दिया आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे आपको। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल है। अब यहीं से अगर मैं चेंज डालूँ तो ये 1 वोल्ट कब होगा, ये 1 वोल्ट तब होगा जब मेरा वर्क 1 जूल हो जाएगा और मेरा चार्ज जो है 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं इधर उधर अल्टा पल्टी कर दूं तो 1 जूल को मैं 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम लिख सकता हूँ। तो मानो आपके पेपर में यही ऑप्शन आ जाए कि 1 जूल क्या होता है, 4-5 ऑप्शन दे दे, वोल्ट अपॉन कूलम, वोल्ट इंटू कूलम, कूलम अपॉन वोल्ट, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन होगा वो टॉपिक यही होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये वही आ गया जो मैंने अभी लिखा कि 1 वोल्ट कब होगा, तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क 1 जूल हो जाएगा और चार्ज 1 कूलम हो जाएगा। यही चीज़ मैंने वहाँ लिखी थी जो पीछे अभी बताई आपको। तो 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हम डेफिनेशन पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी वो क्लियर है, चार्ज, करंट और वोल्टेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, आप लोगों को एक बात पता होगी कि करंट जो है ना तभी फ्लो करता है जब पूरा रास्ता हो। अगर करंट वायर में कहीं भी एक जगह कट लग जाए या कहीं से वायर ब्रेक हो जाए तो करंट रुक जाता है, करंट जाता नहीं है आगे, फ्लो नहीं करता। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ बल्ब लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपने कोई भी मशीन लगा दी, एमीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया, तो जो पूरी कहानी होती, जैसे मतलब आपने जहाँ से शुरू करा वहाँ से एक वायर जाएगी और घूम के वापस वहीं आ जाती है। तो जब तक वो वापस घूम के नहीं आएगी ना उसी जगह, तब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये बात याद रखेंगे। आपको कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करनी है ना, तो आपकी एक वायर जाती है और एक वायर वापस आती है। इसीलिए जब भी आप देखोगे कनेक्शन हमेशा 2 वायर से होता है। तो वो जो 2 वायर होती है वो सर्किट को कंप्लीट कर देती है, अकेला वायर नहीं कर पाएगा। तो जाएगा, जैसे ये गया 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 वापस आया, तो ये क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी लगातार, और क्लोज्ड। टूटना नहीं चाहिए और बंद होना चाहिए। तो रास्ता, जिस रास्ते से करंट जाएगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। कब? जब वो कंटिन्यूस हो और वो क्लोज्ड हो। और अगर वो कंटिन्यूस और क्लोज नहीं है तो करंट जाएगा भी नहीं, करंट रुक जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन डायग्राम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको नज़र पता होना चाहिए कि डायग्राम होता क्या है और कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, करंट तभी बहेगा जब पोटेंशियल होगा। चाबुक है ये, जितनी तेज चाबुक मारो, इसका मतलब पता है क्या है? जितनी तेज चाबुक मारोगे उतनी तेज घोड़ा भागेगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल दोगे उतना ज़्यादा करंट होगा। लेकिन एक चीज़ और, ऐसा थोड़ी है कि चाबुक मारते रहोगे और घोड़ा भागता रहेगा। उसकी भी एक लिमिट है। एक लिमिट पे जाके घोड़ा भी दम तोड़ देगा। आप चाहे उसे कितने मर्जी चाबुक मारो, घोड़ा दम तोड़ देगा एक टाइम के बाद। वही चीज़ यहाँ होती है कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट ज़रूर बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी बढ़ाते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि सर्किट के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि वो आग लग जाएगी, है ना। तो एक लिमिट होती है इसकी भी, अप टू अ टेम्परेचर, तब तक जब तक वायर गर्म ना हो। ठीक है, ये कब तक काम करेगा? जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे। इफ़ पोटेंशियल इंक्रीज, अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई है तो करंट बढ़ेगा, अगर आपने वोल्टेज कम करी है तो करंट कम होगा। और ये अभी तो हमें सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब तक इस बात की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, जैसे आज की डेट में हम फ़ोन को कुछ भी नहीं समझते, फ़ोन क्या है बे छोड़ना। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको अगर फ़ोन मिला होता उनके टाइम पे, आज से आप सोचो, मानो अकबर के टाइम पे फ़ोन होता तो उसने पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए होते जब उन्होंने पहले ज़माने में ये कर दिया, तो है ना। इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों का जो शासन हुआ उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर था टेक्नोलॉजी, है ना। उनके पास सारी टेक्नोलॉजी थी जो एडवांस्ड थी। आज की डेट भी में भी आर्मी के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो जैसे फ़ोन वगैरह थे, तो जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उनको तो फट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे फ़ोन चला जाता था, भाई यहाँ पे आज ये हो गया, यहाँ पे पंगा हो गया, वहाँ पे वो लोग हो गए। और जो इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे सब सिस्टम नहीं था, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती थी, तो बहुत बैकवर्ड रह जाते थे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। तो ये बड़ी बात है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिस्कवर किसने किया? ओम ने। इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ क्योंकि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था ओम। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं ओम्स लॉ कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक गर्म ना हो जाए वायर। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बताई। और एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी कोई दो चीज़ें डायरेक्ट वेरिएबल होती है ना, ऐसे मतलब एक बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो उसका जो ग्राफ होता है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, VI ग्राफ, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने आपको सुबह भी बताया था, ग्राफ का मतलब ये नहीं होता है, तो हम सिर्फ नापने के लिए बनाते हैं। असली ग्राफ ये होता है जो मैंने बनाया रेड लाइन। तो VI का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ का जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ऐसा।
क्लियर है? तो ये सब मैंने आपको समझाई हैं बातें। अब हमने जो ये फारसी लिखी हुई है यहाँ, ये आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? अगर आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करी तो करंट कम होगा, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, एक वायर में से जो करंट जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस से, अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर लेकिन सेम रहना चाहिए। ये वही है कि ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी घोड़े को भगाओ भागता ही रहेगा, अरे एक दिन मर भी जाएगा वो, इतनी ज़्यादा भगाओगे तो, ठीक है? तो हीट नहीं होनी चाहिए अपने उसमें। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला बनता है, इसका ग्राफ देख लो, एक ग्राफ तो नीचे आई, मैंने बनाई दिया था अभी करंट और वोल्टेज का। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर, ये आपने सुना होगा सभी ने अगर कराया तो ये V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला कहाँ से आया? ओम्स लॉ से ही आया है। मानो आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछ ले, भाई ये V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ओम्स लॉ से आया। ऐसे मैंने आपको कल एक फिजिक्स में बताया था कि F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला कहाँ से आया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया, ठीक है? अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है अभी लाइव जो आज फर्स्ट क्लास ले रहा है तो एक बार मैसेज ज़रूर कर दे, चैट ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो हमें पता ही है। तो ये V इज इक्वल टू आई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया हमारा V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रिक्शन की तरह, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। फ्रिक्शन जैसे हम दो हाथों को रोकते हैं, ये फ्रिक्शन होता है। कोई भी चीज़ चलने से रोकती है, ऐसी हर चीज़ अपने अंदर से करंट को जाने से रोकती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट प्रोड्यूस होती है, ये मैं आगे भी बताऊंगा। इसीलिए याद रखना, कोई भी हीटिंग चीज़ होती है ना, जो चीज़ गर्म करती है, जैसे कि गीज़र हो गया, है ना, और क्या हो गया, हीटर हो गया, पानी की रॉड हो गई, प्रेस हो गई, तो ओवन हो गया, कोई भी गर्म करने वाली चीज़ जो होती है उसके अंदर हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है? जिस चीज़ की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उसकी हीट भी ज़्यादा होती है। आकाश सर, हाँ अरे नाम ले लिया मैंने। गुड इवनिंग सर, आप शायद अभी आए हैं। आपके लिए मैं बता दूं, जितनी भी वीडियोस हमारी हैं पुरानी सेव्ड मिलेगी आपको, वो ज़रूर सीक्वेंस से कर लेना, ठीक है? बाकी जो हम करा रहे हैं उसके साथ साथ चलते रहें, ठीक है? पुराना कंटेंट कंप्लीट कर लेना जैसे भी टाइम लगे आपको। नेक्स्ट करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? सर हाँ, सबको एक बात और बता दूं कि ना, क्लास का टाइम जो है ना, मेरे को अगर आपको लगे कि आप वेट कर रहे हो या क्लास नहीं हो पा रही, किस दिन हो जाता है कभी कभी, तो मेरे को ना टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो फ़ोन पे, है ना? जैसे आज मैं भूल ही गया था यार कि टाइम हो गया, और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी ऐप में जब भी क्लास का टाइम होगा, ठीक है? डन, ठीक है सर। चलो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेजिस्टेंस मतलब कोई भी चीज़ अपने अंदर से करंट को जाने से रोकती है, ठीक है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हर चीज़ अपने अंदर से जाने वाले करंट को रोकती है। और R इज इक्वल टू VI, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये इसको नापने का तरीका है, ठीक है? अब वही डेफिनेशन, ये 1 ओम कब होगा भाई? R इज इक्वल टू VI है ना, ये 1 ओम कब होगा? जब ये 1 वोल्ट हो जाएगा और ये 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम कब होती है? जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो। इसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिख दिया है कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। 1 ओम रेजिस्टेंस होती है कब? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल पे, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इज रियोस्टेट। दोस्तों रियोस्टेट क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब समझ में आ गया ना कि चीज़ की रोकने की क्षमता। अब देखो, हमें एक चीज़ बता दूं मैं, हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की वजह से हमें हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी ख़राब भी होती है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन का फ़ायदा भी है। सपोज़ करो आप, जैसे पेपर होता है ना, पेपर पे आप क्या करो, ऑयल लगा दो और लिखो, तो आप लिख ही नहीं सकते ऑयल से, पेपर से। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। लिखने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन ना हो तो मैं इस पेन को पकड़ नहीं सकता। इस पर तेल लगा दो, किसी भी चीज़ पर ऑयलिंग वगैरह करने से ना फ्रिक्शन कम हो जाता है। किसी भी चीज़ को चिकना कर दो, जैसे मशीन जब रुकने लगती है हम उसमें तेल डालते हैं, तो तेल से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो चलने लग जाती है स्मूथली। तो फ्रिक्शन ही होता है। तो फ्रिक्शन का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। फ्रिक्शन से हमारी एनर्जी ख़राब होती है तो हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, नहीं तो चल भी ना पाए। जैसे तेल डाल के फर्श पे चलो तो गिर जाओगे। तो फ्रिक्शन का अच्छा है तो बुरा भी है। सेम चीज़ रेजिस्टेंस, अगर वो अच्छी है तो बुरी भी है। तो रेजिस्टेंस का हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमने उसका क्या फ़ायदा उठाया, जो जितनी भी मेरी गर्म करने वाली चीज़ है उसमें रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं हम। तो रियोस्टेट क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती है। तो आप ये समझना कि रेजिस्टेंस नुकसानदायक ही नहीं है, उसके फ़ायदे भी होते हैं, इंसान ने फ़ायदा भी उठा रखा है। अब रियोस्टेट क्या होता है, ये रियोस्टेट कुछ ऐसा होता है, वैल्यू बदलना। जैसे मान लो एक वायर है मेरी, वायर छोड़ो, एक मेरे पास सपोज करो एक बल्ब है, ठीक है। अब इस, या बल्ब भी छोड़ो, आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, जो कपड़े पे प्रेस करते हैं ना, जो वो। अब ये एक इलेक्ट्रिक प्रेस तो है कोयले वाली है ना, जो वो बाहर वो कपड़े प्रेस करने वाले बनाते हैं, एक तो ये है। और एक आजकल इलेक्ट्रिक प्रेस आती है हमारे घर में, जो हम यूज़ करते हैं, घर वाली प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस होम पे जो हम यूज़ करते हैं, ये है, ठीक है। अब जो कोयले वाली प्रेस होती है ना, इसके अंदर ना वो नहीं होता रियोस्टेट घुमाने वाला, ठीक है। तो इसकी क्या रेजिस्टेंस फिक्स है, इसके अंदर तो कोयला है मानो, तो इसकी गर्मी और ये कितनी गर्म होगी, कोयले के ऊपर डिपेंड करता है ना। कोयला डाला, लेकिन इसको क्या है ना, मानो आपने एक बार कोयला डाल के जला दिया, तो आप बदल नहीं सकते कि ठंडी कर दूं, गर्म कर दूं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस फिक्स है, आप उसे बदल नहीं सकते इसकी रेजिस्टेंस को। लेकिन जो ये प्रैक्टिस हमारे घर पे होती है ना, उसकी जो नॉब होती है, उसको हम घुमा के ना गर्म और ठंडा कर देते हैं, है ना, कि भाई प्रेस ज़्यादा गर्म हो जाए, प्रेस ठंडी हो जाए। तो जब हम उसे घुमाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को बदल रहे होते हैं। ये बात ध्यान रखें, जब हम उसे घुमाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बदल रही होती है। जब हम उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो उसकी हीट कम हो जाती है। जब हम उसकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं तब उसकी हीट ज़्यादा हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसी चीज़ है मेरे पास जिसकी रेजिस्टेंस को मैं बदल पा रहा हूँ। और ये जो कोयले वाली प्रेस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं इसको बदल नहीं पा रहा। तो रियोस्टेट यही होता है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब आप किसी चीज़ की रेजिस्टेंस को बदल सकें। जैसे वो प्रेस में जो आप घुमाते हो ना, वो रियोस्टेट ही समझो, ठीक है। तो रियोस्टेट क्या होता है? जिस चीज़ की आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। और इसका सिंबल कुछ ऐसा सिंबल होता है इसका, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। थोड़ी सी यूनिक बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सबको समझ आ रहा है? एक बार मैसेज कर दें सर, है ना, ऐसा ना हो मैं बोले जा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लें, और अगर मैसेज ज़रूर करें सर, समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर करें, मैं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद आगे करते हैं, 1-2 मिनट इंटरेक्शन कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकता है। 1-2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं शुरू आगे दोबारा, ठीक है ना। लंबा है, अभी लंबा जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और मुश्किल भी है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। कंटिन्यू, डन, हाँ सर आ रहा है, चलो, और यस डन, यस सर आ रहा है, चलो बढ़िया सर। चलो अब हम करते हैं रेजिस्टेंस को आगे करते हैं। ये ना मैं इसलिए भी रुक गया था क्योंकि अब ना थोड़ा सा शायद ऐसी चीज़ आ गई जो आपको ना ऐसा लगेगा अरे क्या आ गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा ना लगे, है ना। बस यही कोशिश होती है कि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है। यही मुद्दा होता है बस, और कुछ मुद्दा खास होता नहीं है।
बोरिंग फील नहीं होना चाहिए बंदे को, समझ में आता रहेगा ना जब तक, तब तक आपको बोरिंग फील होगा भी नहीं। देखो सर, अब रेजिस्टेंस यानी किसी भी चीज़ की अपने अंदर से करंट को जाने देने की या रोकने की क्षमता, ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस होती है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ध्यान रखेंगे। पहला उसकी लेंथ पे, कि वो चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है ना। दूसरा उसके एरिया पे, एरिया मतलब वो चीज़ कितनी मोटी या पतली है। और तीसरा उसके मटेरियल पे, कि वो किस चीज़ से बनी है। इन तीन चीज़ों के ऊपर किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लंबाई पे, एरिया पे और मटेरियल पे, है ना। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक पार्ट है जो आपको करना भी है, इम्पॉर्टेंट भी है बहुत। लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली। देखो जब ये सामने सामने होता है ना तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और एरिया पे डिपेंड करती है इन्वर्सली। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो डायरेक्ट का मतलब होता है अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वायर की लंबाई ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, अगर किसी वायर की लंबाई कम है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि करंट को लंबा रास्ता जाना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होगी। अगर मानो मेरे को ही चलना है, मेरे को आधा किलोमीटर चलना है और 1 किलोमीटर चलना है, तो आधा किलोमीटर में फ्रिक्शन कम होगा ना, ठीक है। तो लंबाई पे डायरेक्टली वेरिएबल है, एरिया पे उल्टा होता है। एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इसीलिए मोटे वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। ये बात याद है, क्योंकि मोटे वायर का क्या है, एरिया ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। और मटेरियल पे भी डायरेक्टली करती है डिपेंड, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये मेरे को पर्सनली ना थोड़ा सा, मेरे को पढ़ाने में ही थोड़ा सा बोरिंग लगता है वाला टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ ये पार्ट, क्योंकि ना थोड़ा सा ऐसा है कि अटपटा सा हो जाता है, तो थोड़ा सा झेल लेना इसको। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। और इस तीनों से मिलके एक फॉर्मूला बनता है हमारा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे ये रो आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, ए एरिया है, और ये रो क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं सर एंट्रेंस में, आपके एग्जाम में भी काफ़ी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो अब दो चीज़ होगी, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी भी आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये सब बातें जो मैंने आपको बताई लिखी हुई समझा देते हैं, जो हमने लिख रखा है। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी की परमानेंट वैल्यू होती है, लेकिन वो मटेरियल पे डिपेंड करती है अलग अलग, है ना। अभी मैं बताऊंगा, रेजिस्टिविटी अभी आगे आएगी। चलो देखो सर, एक पता है क्या होता है, कभी कभी ना हम वो कहते हैं कि हमें ना यहाँ से पता होता है, बंदे की ना बात करने के तरीके से कई बार पता चल जाता है वो कितने पानी में है। तो ये सर का मैसेज आया था, मेरे को नाम याद नहीं है, सर ने आज ही ज्वाइन किया है, क्या नाम है, हाँ उनको पता होगा, नाम मैं प्रोनाउंस करता नहीं हूँ, कभी कभी गलती से आ जाता है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन है सर, निश्चिंत रहो आप, है ना। जिन्होंने आज ज्वाइन किया अभी, जिनका मैसेज आया था, क्योंकि हमें पता लग जाता है सर बात करने से, या बंदे के सामने वो जो क्वेश्चन पूछता है ना, उससे आइडिया लग जाता है वो कितने पानी में है। चलो बाकी अब हमारे पास आया हो तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस क्या है, सीधा सीधा लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी बात, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया पे उल्टा डिपेंड करता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और सीधा सीधा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिला दूं, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय ए, आर इज इक्वल टू रो L बाय, ये फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है।
ये मैं आपको बता चुका था यहाँ तक। ये फॉर्मूला कैसे बनाए, फॉर्मूला हालांकि बनाना आपके लिए पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है। रियोस्टैट का सर कोई लेटर नहीं होता, बस उसका ना डायग्राम होता है। रियोस्टैट का ये डायग्राम होता है, उसको कोई लेटर नहीं होता, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस का डायग्राम ये होता है, फॉर्म डायग्राम, और रियोस्टैट का ये होता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई सर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस क्या होती है, लेंथ और एरिया से चेंज हो जाती है। अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ और एरिया को चेंज करा तो आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब यह है, देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। मानो आपके पास दो वायर है, दोनों वायर कॉपर की है, सेम कॉपर की, एक की लेंथ मोटा पतला कुछ भी हो, तो इन दोनों वायर की रेजिस्टेंस अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ और एरिया अलग है, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल सेम है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो क्या मटेरियल है। एल्यूमिनियम की जितनी भी वायर हैं सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, भले ही उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग हो। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिकली क्या फ़र्क होता है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ना अगर, तो आपको ना ये कंसेप्ट ही बचाते हैं। आप कितना भी रट लो सर, मुद्दा ये समझना, आप कितना भी रट लो, जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे फ़र्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप बता दोगे आंसर को, ठीक है। जैसे कॉपर है, मैंने वही बता रखा है कि कॉपर की बहुत सारी वायर होंगी ना, उन सब की रेजिस्टिविटी सेम होगी लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। रेजिस्टिविटी क्या है सर, मैं यही बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी एक वैल्यू होती है मटेरियल की। जैसे कॉपर है, कॉपर की जितनी भी वायर हैं उन सब की रेजिस्टिविटी एक ना हमने नंबर दे दिया उसको, सिर्फ एक, ताकि ये नापने के लिए कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, उसका करंट कितना है, ये सिर्फ एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू वाली बात होती है। हमने हर मटेरियल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितना करंट, कितनी वोल्टेज को कितना करंट देगा, और इसी के आइडिया से हमने एक वैल्यू फिट करी हुई है। और ये वैल्यू बदलती नहीं है कभी भी, आप लेंथ को बदल दो, एरिया को बदल दो, वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो मटेरियल की वैल्यू है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। मटेरियल के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है, सबकी अलग अलग वैल्यू होता है। अब आप इसको याद नहीं कर सकते, अब मानो 50 तरह के मटेरियल है मेरे पास, सबकी वैल्यू अलग अलग है, तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एसआई यूनिट इज़ ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। क्लियर है? तो यही एक थोड़ा सा जो मैंने टॉपिक बताया आपको, R इज इक्वल टू रो एल बाई, जो फॉर्मूला है ना, ये इसके अंदर हम जो चीज़ करते हैं, एक तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है और थोड़ा सा ये फंसाता है। ये ना मेरे को पता है कि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें बंदे फंसते हैं और ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है कुछ, इसलिए भी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। बाकी चीज़ें तो जैसे मैंने बताया आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी ब्रेक लगा होगा, लेकिन करना भी ज़रूरी है ना, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो सर बताओ, ठीक है। बाकी आज हम काफ़ी बंदे लाइव आ गए, इतना ही करते हैं, है ना, लेट हो गया काफ़ी, 11:30 बजने वाले हैं। आज इतना ही करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बता दें, मैसेज कर दें। कल सुबह मैथ्स की क्लास लेंगे कितने बजे, 10 से 12, ठीक है। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मैसेज कर दें। आपके पास अगर टाइम में कोई भी चेंज होता है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप पे, और नेट नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखा करो, ठीक है। बाकी अब कल मिलते हैं और अपना कंटेंट पूरा करके रखो यहाँ तक। आज सुबह का भी काम, अच्छा एक चीज़ और मेरे को बता दो कि डेली जितना मैं काम करा रहा हूँ वो काम कर लेते हो कि नहीं कर लेते, ये मैसेज और कर दो। मेरे साथ साथ चलते रहना सर, है ना। मैं जितना काम जिस दिन करा रहा हूँ वो काम उस दिन ख़त्म कर लो साथ साथ, वही बेस्ट है, नहीं तो पीछे रहते जाओगे, है ना। और लाइव क्लास में आने का, क्रैश कोर्स का मतलब भी यही है, जितना मैक्सिमम कर सको वो ज़रूर करें, जितना भी मैं कराता हूँ, ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे मैथ्स के लिए, ठीक है।